क्लास का ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो फिजिक्स में हीट पढ़ने में काफी हेल्प करेगा अगर आप इसके थर्मोलॉजी को यानी इसमें जो टर्म इन्वॉल्व है उसको आप अच्छे से समझ ले। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स आपको बता दें, दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मोज और डायनेमिक्स। थर्मोज का मतलब हीट होता है और डायनेमिक्स का मतलब चेंज, यानी हीट चेंज, यानी किसी भी रिएक्शन के दौरान जो हीट का चेंज होता है, हीट का जो चेंजिंग होता है यानी हीट एब्जॉर्प्शन या हीट इवोल्यूशन का बात किया जाता है, वो केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। और ऐसे भी हीट के डिफरेंट फॉर्म्स का और उसका आपस में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का स्टडी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में होता है उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी अबाउट different forms of heat and quantitative relationship between them is called thermodynamics। अब आपको बता दें कि इस थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको समझ लेने के बाद आपका ये स्टडी बहुत आसान हो जाता है इस चैप्टर का। सबसे पहला वर्ड है सिस्टम। क्या होता है सिस्टम? ध्यान दिया जाए, एनीथिंग विच ऑन स्टडी या किसी भी यूनिवर्स के मतलब इस यूनिवर्स में स्थित किसी भी ऑब्जेक्ट पर, या यहां ध्यान दिया जाए, एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडीड इज कॉल्ड सिस्टम। जैसे मान लीजिए हमने इसको अपना सिस्टम बनाया, तो यूनिवर्स का ये पार्ट जो जिसको स्टडी के लिए हमने चुना, सेलेक्ट किया, यही हमारा सिस्टम है। और इसको छोड़कर जो इसके चारों तरफ जो ये स्थित है, इसको हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। तो यहां पर सिस्टम को आप बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। एनीथिंग विच ऑन स्टडी, जिस पर भी आप अध्ययन करते हैं, जिस पर अपना रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वही आपका सिस्टम है। सिस्टम एक रेत का, एक बालू का एक छोटा सा कण भी हो सकता है जिसके हार्डनेस ये सब का स्टडी कर रहे हैं। सिस्टम आपका ये स्केच भी हो सकता है जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं कि किस प्लास्टिक से बना है या कौन सा कलर अपीयर करेगा, तो ये आपका सिस्टम हो सकता है। सिस्टम आपका एक केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है जिस पर आप लगातार स्टडी कर रहे हैं, तो आप ये आपको एक सिस्टम के रूप में मान सकते हैं आप इसको। इसके बाद आपको बता दें कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर यूनिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कहने का मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल यूनिवर्स होता है। और सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग जिस वॉल के द्वारा, जिस बाउंड्री के द्वारा किया जाता है, उसको हम लोग मतलब बाउंड्री कहते हैं परिसीमा। यानी कि जिस वॉल के द्वारा सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग किया जाता है उसको हम बाउंड्री कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये कंटेनर लिए, तो ये हमारा एक सिस्टम है, तो ये सिस्टम के अंतर्गत हमने माना है, और इसके इधर ये सराउंडिंग है, तो ये जो कंटेनर का वॉल है, ये वॉल ही बाउंड्री का काम करता है। तो ये था सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। अब आपको बता दें सिस्टम, यहां पर बताया गया कि सिस्टम के बारे में थोड़ा सा यहाँ एक और चीज जान लीजिए। सिस्टम दो प्रकार का होता है, हो सकता है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। सिर्फ लिक्विड, सिर्फ सॉलिड, सिर्फ गैस आप लेते हैं जो सिस्टम, तो होमोजीनियस। जैसे मान लीजिए ग्लास वाटर लिए तो होमोजीनियस सिस्टम है। अगर उसी वाटर में आइस का टुकड़ा डाल दिए तो क्या हो गया? हेटेरोजीनियस, क्योंकि कहीं सॉलिड मिलेगा तो कहीं लिक्विड मिलेगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम का। सिस्टम थ्री टाइप्स का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब, ओपन सिस्टम का क्या मतलब है कि जो मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ करे। जैसे एक एग्जांपल, एक कप ऑफ टी, अगर ये सपोज दैट 15 ml इसमें चाय है, टी है, और काफी ये हॉट टी है, अभी गर्म है, और 1 घंटे बाद ये 15 ml से घटकर 12 ml रह गया और ये हॉट से कोल्ड हो गया, तो अब इसका क्या मतलब लगाएंगे? यही ना कि ये सराउंडिंग के साथ एनर्जी का भी एक्सचेंज कर रहा है और साथ साथ मैटर का भी। तो वैसा सिस्टम जो एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज करता है उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। अब मान लीजिए एक क्लोज कंटेनर लिए, जैसे मिल्क कैन आप क्लोज है, और 1 लीटर गर्म पानी या दूध आप इसमें रख दिए। 1 घंटे बाद भी आप चेक कर रहे हैं तो पूरा पूरा ये 1 लीटर अभी भी है, लेकिन
ये था हॉट और अब हो गया कोल्ड यानी ठंडा। ये इसका क्या मतलब है कि अभी भी ये एनर्जी का एक्सचेंज कर रहा है लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। और जब क्लोज सिस्टम का बात होता है ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी नो मैटर विद सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जैसे एक आइडियल थर्मोफ्लास्क के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एक थर्मोफ्लास्क ऐसा आइडियल थर्मोफ्लास्क होता है जिसमें अगर कोई भी सब्सटेंस आप रख देते हैं, सपोज दैट 1 लीटर वाटर रख दिए, अगर ये गर्म है हॉट है तो ये 24 घंटे बाद भी अगर ये आइडियल थर्मोफ्लास्क है तो ये 1 लीटर ही रहेगा और साथ ही साथ गर्म है तो गर्म रहेगा। तो कहने का मतलब हम क्या समझाना चाहते हैं कि यहाँ ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर का, मतलब किसी भी चीज का एक्सचेंज ये सराउंडिंग के साथ नहीं करेगा। यानी ए सिस्टम विच कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विद सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, ए सब्सटेंस कंटेन्ड इन आइडियल थर्मोफ्लास्क। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहां पर कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी का जरा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने अभी टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में समझाया, अब हम थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से समझिए। फिजिकल क्वांटिटी जिसको जो आप समझते हैं फिजिक्स में पढ़ कर आए हैं, जैसे मास, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, एरिया, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी जो भी है इसको हम अगर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में स्टडी करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक एक्सटेंसिव कहलाने लगता है और एक इंटेंसिव। तो कौन से फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सटेंसिव कहेंगे और किसको इंटेंसिव, जरा ध्यान दीजिए। उस फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सटेंसिव कहेंगे जो मास डिपेंडेंट होगा, जो मास पर डिपेंड करेगा, और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर या मास पर डिपेंड नहीं करेगा उसको इंटेंसिव। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया स्केच के रूप में, अगर इतना पार्ट हम ले रहे हैं, इसका मास हम अगर वेट करें तो जितना मास आएगा, अब अगर हम इसको इसमें अटैच करके फिर से हम इसको वेट करें, मास अगर मेजर करें तो पहले से ज्यादा आएगा। इसका मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जैसे ही बढ़ा तो मास भी क्या हो गया, बढ़ गया। इसी तरह अगर वॉल्यूम का स्टडी करें, मान लीजिए इतना सब्सटेंस हमने लिया और इसका वॉल्यूम हमने मेजर किया, अब हम इतना सब्सटेंस लेंगे और वॉल्यूम मेजर करेंगे तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि अमाउंट जैसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ गया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, बढ़ गया। यानी मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बढ़ने से उसका वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन जरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में समझ के देखिए, अगर मान लीजिए आप 1 लीटर वाटर लेते हैं और 10 लीटर वाटर लेते हैं, दोनों को एक साथ बॉयल करते हैं तो पता चलता है कि दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल हो रहा है। यह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है ये कि दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पर नहीं बल्कि सेम टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है। तो इससे समझ में आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करते हैं वो एक्सटेंसिव, और जो नहीं डिपेंड करते हैं इंटेंसिव। और यहां और भी एक बात समझने वाला है कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो, जैसे मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो आप समझ सकते हैं कि द रेशियो ऑफ 2 extensive properties always extends, 2 extensive properties always intensive। और यहां पर सेकेंड पॉइंट है, जरा ध्यान देंगे, हीट और वॉल्यूम दोनों को हमने अभी समझाया कि दोनों एक्सटेंसिव है। आप चाहें तो इसको तुरंत इंटेंसिव बना सकते हैं। इसके लिए हीट के आगे या तो मोलर जोड़ दीजिए या तो स्पेसिफिक। तो अगर मोलर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या, मोलर हीट हो जाएगा। अगर इसमें स्पेसिफिक जोड़ देंगे तो ये स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। तो अब ये नहीं रहा एक्सटेंसिव, अब ये हो गया क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया।
और ये वैसे ही वॉल्यूम अभी एक्सटेंसिव है, जितना ज्यादा मटेरियल बढ़ाते जाइए वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, लेकिन वही 1 मोलर उसमें अटैच कर दीजिए तो मोलर वॉल्यूम क्या है, इंटेंसिव है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ये क्या है, इंटेंसिव है। अब हम बात करते हैं आपके सामने कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टर्म है स्टेट फंक्शन। क्या होता है स्टेट फंक्शन, ध्यान दिया जाए। स्टेट फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन, इसके बाद हम लोग चलेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी प्रोसेस के लिए। तो स्टेट फंक्शन क्या है, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू का मेजरमेंट कर ही नहीं सकते, तो हम ऐसा फाइनल और इनिशियल वैल्यू का पता लगाते हैं कि फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू घटा देते हैं तो हमें उसका वैल्यू प्राप्त होता है, मतलब चेंज इन दैट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता करते हैं। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी है, इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू का पता नहीं लगा सकते हैं, तो हम फाइनल इंटरनल एनर्जी में से इनिशियल इंटरनल एनर्जी को घटाकर चेंज इन इंटरनल एनर्जी का पता लगाते हैं। तो स्टेट फंक्शन वैसे फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसका वैल्यू हमेशा इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करता है, उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, ये सभी है। इट डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ प्रोसेस, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी का। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी में जरा ध्यान देंगे, सबसे पहला थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी आ रहा है थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में सबसे पहला आ रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस, जरा ध्यान देंगे। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, यानी वैसा प्रोसेस जो सेम टेम्परेचर पर होता है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस ड्यूरिंग विच कांस्टेंट टेम्परेचर रिमेन्स, मतलब टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, या शॉर्ट में बोल सकते हैं द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो बताइए T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, T2 के इक्वल हो जाएगा। तो डेल्टा T का वैल्यू निकालिएगा, तो जब T1 T2 इक्वल है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां डेल्टा T इक्वल क्या होगा, 0। नेक्स्ट टर्म है, अगला टर्म है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, अभी आपके हिट में फिजिक्स में भी आने वाला है, आप ध्यान से समझ लीजिए। वैसा प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट होता है, यानी हीट चेंज नहीं होता है, तो दोज प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर्स और लिव्स बाय द सिस्टम ड्यूरिंग एनी स्टेप ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। शॉर्ट में आप अपने माइंड में आज के बाद हमेशा रखेंगे कि जहां हीट कांस्टेंट होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो ये यहां हीट कांस्टेंट होगा तो Q1 इक्वल क्या हो जाएगा, Q2। तो आप डेल्टा Q निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां हीट कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस। बारिक, बार किस चीज का यूनिट होता है, प्रेशर। तो आप इससे याद रखेंगे कि वैसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, यानी सच टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। और इसमें डेल्टा P इक्वल क्या होगा, 0। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। वैसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसे क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आज के बाद जहां भी जिस सेंटेंस में आइसोकोरिक प्रोसेस आ गया समझ जाएंगे कि वॉल्यूम यहां पर यहां कांस्टेंट है। नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस। वैसा प्रोसेस जिसमें इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू 0 होता है, मतलब सिस्टम बहुत सारे ए नंबर ऑफ स्टेप के द्वारा फिर से अपने इनिशियल स्टेट को प्राप्त कर लेता है, तो उस समय चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू हो जाता है 0। यानी कोई भी सिस्टम अब मतलब बहुत सारे पाथ को फॉलो करते हुए पुनः अपने इनिशियल स्टेट को प्राप्त कर लेता है, तो वहां E2 इक्वल E1 हो जाता है।
और E2 इक्वल E1 हो जाता है, तो डेल्टा E का मान जो है 0 हो जाता है। तो ये प्रोसेस ड्यूरिंग विच सिस्टम कम्स टू इट्स इनिशियल स्टेट थ्रू ए नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। तो ये है आपका साइक्लिक प्रोसेस, डेल्टा E इक्वल 0 और यहां इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट। जल्दी जल्दी बताइए अगर आपको समझ में आया। Which of the following is true according to adiabatic process? एडियाबैटिक प्रोसेस के अनुसार कौन सा सही है? ऑप्शन है डेल्टा T इक्वल 0, डेल्टा P इक्वल 0, थर्ड है डेल्टा V इक्वल 0 और फोर्थ है नन। एडियाबैटिक प्रोसेस के अनुसार कौन सा सही है? तो इसमें से कोई नहीं, नन, क्योंकि डेल्टा Q इक्वल 0 होगा। Which of the following is true according to isothermal process? 1. Delta T equal 0. Which of the following is true according to isochoric process? 3rd. Delta V equal 0. Which of the following is true according to isobaric process? Which of the following is true according to cyclic process? 5. Delta E equal 0. तो ये था आपका अभी तक का क्लास। आगे बढ़ते हैं। दो तरह का प्रोसेस और आ गया, एक है रिवर्सिबल और एक है इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, वैसा प्रोसेस जो सिंगल डायरेक्शन में संपन्न होता है उसको इरिवर्सिबल बोलते हैं, और जो दोनों डायरेक्शन में जो प्रोसेस होता है उसको रिवर्सिबल बोलते हैं। इस रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव नहीं करते हैं। मतलब ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है। द प्रोसेस इन विच चेंज कैरिड आउट सो स्लोली। और एक चीज और, ये जो सिस्टम, ये जो प्रोसेस है, इसमें चेंज जो होता है बहुत ही धीरे धीरे होता है। द सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। और व्हेन ए प्रोसेस इज कंप्लीट इन ए सिंगल स्टेप, जो हमने बताया आपको, एंड कैन नॉट बी रिवर्स इज कॉल्ड, कभी भी रिवर्स नहीं होता है उसको इरिवर्सिबल बोलते हैं। तो ये था आपका आज का क्लास जो फिनिश हुआ। अब अच्छे